सबसे पहले मैट्रिसेस क्या है, तो नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। और यूजुअली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? ये जो आपको सामने दिख रहा है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसके A11, A12, A13 ये नंबर्स जो है वो क्या बताते हैं, उनकी पोजीशन को बताते हैं। जैसे 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये 2 3 लिखा हुआ है मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं इसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। तो ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर वाले नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, A-I-J इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। I और J की वैल्यू 1 से लेके M तक और 1 से लेके N तक जाती है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे फर्स्ट टाइप कौन सा है, क्या लिखा है पढ़ो? रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? इसमें एक ही रो, जिसमें सिर्फ एक रो होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हो गया 3 2 7 9, ये रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है 2 3 7 लाइक दैट। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1/n, जो n की वैल्यू मतलब डिपेंड करता है, और इसका क्या हो जाएगा m/1। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जिसमें रोज और कॉलम्स का काउंट सेम होता है, m और n की वैल्यू इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। क्या ये क्लियर हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अगर ऐसा लिखा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2/2। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, और वो है कौन सा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल पता है, क्या हुआ था डायगोनल मैट्रिक्स? 1,0,0 ये इस तरीके से, जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आई ये चीज? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स में ऐसा लिखता हूं 0 0 5 0 2 0 3 0 0, क्या ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स तभी काउंट करते जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट उसके क्या हो जाए, 0। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हालांकि हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आते हैं फिर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट इसके क्या हो जाते हैं, 0। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, डन। अच्छा इसकी डेफिनेशन ये वाले भी ध्यान में रखना, जैसे इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये लिखा है कि Bij की वैल्यू 0 होगी जब i और j आपस में इक्वल नहीं है, और Bij की वैल्यू कांस्टेंट होगी, सेम होगी जब, यहां पर शायद नहीं लिखा है, Bij is not equals to 0 when I is equal to j। क्या इसका मतलब समझ पाते हो सब लोग? बताओ, सबको इसका मतलब क्लियर है? शामिल बताओ क्या मतलब हुआ इसका। I और J का मतलब क्या है, I और J पोजीशन है ना, तो ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये वाली पोजीशन होती है ना, तो ये वाली पोजीशन पे एलिमेंट नॉन जीरो होगा, और जब I और J अनइक्वल है, जैसे 1 2 वाली पोजीशन, 1 3 वाली पोजीशन, जब I और J अनइक्वल है तो एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। ये डेफिनेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही ये वाले के लिए डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी कि Aij की वैल्यू 0 होगी जब I और J क्या होगा, अनइक्वल, और Aij की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट सी हो सकती है जब I और J आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये सबको समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स? अच्छा स्केलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, जैसे मान लो अगर इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2, मतलब सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। n क्या हो गया इसका ऑर्डर, ऑर्डर अभी इसका कितना 3/3 तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं, I से, ठीक है। तो ये हो गया I3 का एग्जांपल लेता हूं, I3 मतलब 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया I3, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा बताओ तो, 1। इसका डिटरमिनेंट होगा 1। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी,
ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 जब आई और जे अनइक्वल है, और क्या हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू 1 जब आई इज इक्वल्स टू जे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या लिखा हुआ, कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। इसके पहले जो भी हमने 4 मैट्रिक्स पढ़े सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब रोज और कॉलम सेम होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा इसी को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जरूरी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, बस यही काम की चीज है। क्या ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर सबको? नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या कंडीशन है? उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसा होता है सबको पता है ना? सेम ऑर्डर होगा, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जैसे अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 2 1 3 5, अगर मान लो आपको 5a निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट से 2 1 3 5, तो नंबर क्या बन जाएगा? 10 5 15 और ये कितना हो जाएगा? 25। क्या ये क्लियर हो गया? एक चीज ध्यान रखना जो मैं अभी इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, जब भी स्केलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है ना तो हर एलिमेंट से होता है, लेकिन अगर स्केलर और यहाँ डिटर्मिनेंट लगा होगा ना तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है उसको। ठीक है, जब उसको हम पढ़ेंगे तो समझाऊंगा, उसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए। क्या होता है याद है क्या? k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हो जाता है। ठीक है, n क्या है वहां पर? ऑर्डर। ठीक है, अच्छा इस केस में जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो बताओ कितना होगा? 10 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? 7। अब अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ 5a निकालना है तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूं तो 5 की पावर में क्या आ जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर कितना है? 2, तो 5 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a तो ऑलरेडी निकाला है, कितना है? 7, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ही सिर्फ स्क्वायर का निकलता है, कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटर्मिनेंट निकाला ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी का नेगेशन निकाला मतलब -1 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है या किसी को एक आध एग्जांपल चाहिए? 3/3 का मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल। ओके, फिलहाल आगे आएगा तो मैं एक क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, अलग से नहीं बताता। कुछ नोट पॉइंट्स है। क्या है सबसे पहला नोट पॉइंट कि ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड हो सकता है बी एग्जिस्ट ही ना करे। इसका रूल पता है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन का रूल, अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता, रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या होगा? अगर मान लो इसका ऑर्डर m by n है, इसका ऑर्डर p by q है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन होने की कंडीशन क्या है? n और p दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। और मान लो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m by q, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m by q। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो सभी। ठीक है, तो हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करे, बी ए एग्जिस्ट न करे। बी ए के एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन होगी? बी ए एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन होगी? ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल आना चाहिए? n के इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3/1 है, एक मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर 1/3 है, बताओ ए बी एग्जिस्ट करेगा क्या? और होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3/3। नहीं आया समझ में? शांभवी 3/1 1/3 1 1 काट दो तो क्या बच गया? 3/3। कितना सिंपल तो है लॉजिक। बीए में क्या होगा? बीए में बीए एग्जिस्ट करेगा?
करेगा। तो बी का ऑर्डर 1/3, इसका 3/1 है, तो रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या जाएगा 1/1। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो मैंने अभी समझाया ना, वही चीज लिखा हुआ है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब हो सकता है दोनों एग्जिस्ट करें, जैसे इस एग्जांपल में ए बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों अनइक्वल होंगे, दोनों का ऑर्डर ही इनफैक्ट अलग अलग आ गया। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अनइक्वल हो, कुछ केसेस में इक्वल भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है पढ़ो। If the product of two matrices is zero, it is not necessary that the not equal zero. क्या समझ में आया कि अगर मान लो कभी ए टू बी करने से आपको जीरो मिले, तो इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है, ऐसा कंक्लूजन निकालना गलत होगा। क्या ये क्लियर हो गया? एमसीक्यू में असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ो फिफ्थ पॉइंट। For three matrix ABC of the same order, if A equals B, then A C equals B C, but converse is not true. क्या ये समझ में आया? अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर है, दोनों तरफ सी का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा मिलेगा मुझे, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा है तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल। लास्ट पॉइंट जो लिखा है a इंटू ए स्क्वायर होगा, a इंटू ए करेंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर कुछ डेटा मिसिंग है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आप लोग इसका सही आंसर बताओ क्या होगा। C. अच्छा नहीं, A B B रुक जाओ, सॉरी, सिर्फ A B करेगा, B A नहीं करेगा। आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, अपना आंसर रेडी रख लो। एक मिनट, हाँ दोनों डिफाइंड होगा, एक में 2/2 बनेगा, दूसरे में 3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। सब अपने आंसर रेडी रखना, जब सब रेडी हो जाओगे तब से ऐसा बताओ। हाँ आयुष, ठीक है, और कोई? बी लग रहा है, बी लग रहा है, सी है, ए बी सी सब बोल दिए, कोई डी बोलना चाह रहे हैं? नहीं सी है। हाँ, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी। ठीक है, देखो ए को मल्टीप्लाई करो दोनों से तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी को मल्टीप्लाई करो दोनों से तो बी ए माइनस बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब हमको पता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है मैट्रिक्स के केस में, इसलिए आप इन दोनों को नहीं काट सकते। समझ गए ना ये चीज? तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। ऑर्डर आगे पीछे मतलब इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो, बट ये नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर है या तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट मान क्वेश्चन। आई है तो 1 0 0 1 1 वाले से। हाँ हाँ नहीं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, एनसीईआरटी में भी।
अरे जल्दी करो। एक भी दो आंसर मिले और बताओ। बस हो गया यार, इससे ज्यादा क्या टाइम लो। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। डन। मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यू गेट फर्स्ट एलिमेंट। क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। डन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यू गेट सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस। क्या आएगा? अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। डन। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, यू गेट बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। डन। तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इधर पहलेगा जीरो, इधर पहलेगा जीरो, इधर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। क्या ये आ गया? जल्दी बताओ पहले मुझे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको इसके इक्वल कर देना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। डन। और अब देख लो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा है, बी भी नहीं आएगा, सी से मैच कर जाएगा। उन दोनों को इधर पे शिफ्ट करो। सी किसी ने नहीं बोला था, ठीक है? समझ गए? इतने इजी क्वेश्चन तुम लोग नहीं बना पा रहे हो, गलत बात नहीं। चलो ठीक है, जो भी आ गया और चेक करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज के बारे में पता है ना क्या होता है? रोज को कॉलम में बदल देते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए हो गया, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ए ट्रांसपोज या ए डैश क्या निकलता है? कैसे निकलता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, दैट्स इट, खत्म। ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकलता है, नॉन स्क्वायर का भी निकलता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? समझाओ। दो बार ट्रांसपोज लोगे वही मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, लेने के बाद मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम होगा। जैसे मान लो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देता, फिर ट्रांसपोज लेता, या ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करता, रिजल्ट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू इंडिविजुअल ट्रांसपोजेस का सम। और ये आखिरी वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी इनवर्स में भी लगती है ना, जो ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ वही इनवर्स में भी लगता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा पढ़ो? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे पहचानते हैं? अगर मान लो ऐसा नंबर हो गया 1 2 3, इधर पे आ गया 2 5 7, इधर पे आ गया 3 7 6, मान लो ये मैट्रिक्स है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इसके अक्रॉस वाले ये दोनों एलिमेंट, अक्रॉस वाले ये दोनों एलिमेंट, अक्रॉस वाले ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आएगा ये चीज? नहीं है समझ में? ये पता नहीं, ये नहीं पता था। उसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बुक की डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जाए, वो भी सिमेट्रिक। दूसरी एक और डेफिनेशन, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये वाली डेफिनेशन पता है कि नहीं? जैसे A12 इज इक्वल टू A21, ये कौन सा एलिमेंट है? A12, ये कौन सा एलिमेंट है? A21, ये कौन सा है? A13, ये कौन सा हो गया? A31। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये तीनों तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किनको बोलते हैं। देन ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होंगे, नॉन स्क्वायर है तो वो नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखते साथ कैसे पहचानोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? पहला फीचर, उसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होता है। दूसरा फीचर, उसमें जैसे 2 इधर पे आया तो इधर पे क्या आएगा? -2, इधर पे 3 आया तो इधर पे क्या आएगा? -3, इधर -5 आया तो इधर पे क्या जाएगा? 5। क्या ये समझ गए? हमेशा 0 0 होता है। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा इसका 0 होगा, उसके अक्रॉस वाले एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन साइन दोनों का क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। क्या ये क्लियर हो गया? इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से समझो। पहला तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? -A। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन Aij इज इक्वल टू क्या होता है? -AJI। समझ में आएगी? जैसे ये A12 है तो ये कौन सा हो गया? A21, दोनों अपोजिट साइन में माइनस है इसके। क्या ये क्लियर हो गया? A12 A21 तो दोनों का साइन अपोजिट है,
तो A12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A21। क्या ये क्लियर हो गया? अब कई बार ये पूछ देते हैं कि प्रूफ करो कि प्रिंसिपल डायगोनल उसका 0 होता है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए I और J आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। जैसे 1 1 होता है, ये 2 2 होता है, ये 3 3 होता है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो I और J अगर आपस में इक्वल है तो I इक्वल्स टू J है, तो उसको AII इज इक्वल टू माइनस AII ऐसा लिख सकता हूं ना। जब ये इधर पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2AII इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आई ये चीज? 2 गया नीचे पे तो AII इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इससे प्रूफ हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं? 0। क्या ये पहचान लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है? नेक्स्ट 2 थ्योरम है। ये बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को उससे ट्रांसपोज से अगर ऐड कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक है। याद रखना, मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज यू गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स माइनस उसका ट्रांसपोज यू गेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चल ठीक है। फिर उसका थ्योरम 2 क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तोड़ा जा सकता है जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे तोड़ सकते हैं? तो अगर मान लो कोई ए एक मैट्रिक्स है तो उसको हम हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, जिससे ये सिमेट्रिक बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब देखा जाए दोनों के दोनों। क्या ये क्लियर हो गया? ऐसा क्यों होता है समझ गए ना? हाफ ए ऐड होके क्या बन जाएगा? ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए ट्रांसपोज कट जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बताओ सही आंसर अपना अपना। डन हो गया? बाकी लोगों को मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा ना, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स आंसर चाहिए। या तो तुक्का लगाओ या तो सॉल्व करके बताओ, आंसर दो बस। वो ट्रांसपोज ही है ना, बी के ऊपर कॉमा। लास्ट 10 सेकेंड्स। आंसर बताओ। यस, ओके नेक्स्ट आदि, नेक्स्ट आयुष, नेक्स्ट पीछे लक्ष्य। मेरा भी बी और डी दोनों के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, तुम दोनों का वही जो सब बोले वही ठीक है। चलो इधर में देखते हैं क्या होगा। ए और बी दोनों कौन से मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है? बी है। चलिए क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है तो ये जो है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो इसको मान लेते हैं हम सी है, इसको हमने सी मान लिया। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी पहले। स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब अच्छा, इसमें ऊपर ट्रांसपोज नहीं, बस इतना ही। अब अगर मुझे चेक करना है सी कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सी का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो सी का ट्रांसपोज लेंगे मतलब ये पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी से। तो इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद करो, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, माइनस तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या ये क्लियर हो गया? कौन सी प्रॉपर्टी लगी सबको? क्लियर? हाँ। फिर उसके बाद यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ मतलब बी डैश का फिर से डैश और इधर पे क्या आ जाएगा? ए डैश। क्या ये क्लियर हुआ? माइनस इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ए डैश का होल डैश इंटू बी डैश, फिर सी डैश इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? बी, और इधर पे क्या आ जाएगा? ए डैश, माइनस ये क्या बन जाएगा? ए, और ये आ जाएगा बी डैश। क्या ये क्लियर हुआ? अब देखो थोड़ा, सी और सी डैश क्या दोनों सेम है? ए बी डैश बी ए डैश नहीं है ना सेम? क्या सेम बन सकते हैं? इसमें से क्या माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा? देखो तो, अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव ए बी डैश,
और ये बन जाएगा नेगेटिव माइनस बी ए डैश। क्या ये क्लियर हो गया? और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? सी के। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस सी। अब बताओ कौन सा मैट्रिक्स है? सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ गए? तो कम आना बंद करो, मैथड सीखो। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है उस मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। इनवर्स क्या होता है? जैसे मान लो a इंटू बी करने से i मिलता है। i का मतलब समझिए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो b a का इनवर्स है या a b का इनवर्स है। क्या ये क्लियर हो गया? बस इतना सही कंसेप्ट है। ठीक है, a इनवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी कैसे होता है कैलकुलेट और डिटरमिनेंट में हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्या लिखा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। Rectangular matrix does not possess inverse matrix since रेक्टेंगुलर का इनवर्स नहीं निकलता, खराब। नेक्स्ट, B is the inverse of A, then A is also inverse of B. डन। ठीक है, ये 3 और 4 का इंग्लिश वर्जन देखो नहीं मिला। वो क्या लिखा हुआ है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होते। ये बता रहा है थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा है यदि इनवर्स में ये रिवर्सल लॉ लगता है जो हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था। ठीक है, ये शायद पुराने एडिशन वाले बुक में था, नए एडिशन से हट गया था, इस वजह से ये वर्जन नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर दो जल्दी से। कौन सा मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी प्रिंसिपल डायगोनल 0, अक्रॉस वाले एलिमेंट अपोजिट साइड भी है। तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर वाले। ए बी 0 है, ये मैंने बताया था। देखो ये प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? ए 0 होगा, बी 0 होगा, दोनों में से कोई भी 0 होगा। क्या जरूरी नहीं कोई भी 0 हो सकता है, दोनों नॉन 0 हो, लेकिन फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या आ सकता है? 0। समझ गया ना ये चीज? लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, क्योंकि ये करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको अगर वेरीफाई करना है तो कैसे करो समझना। सबसे पहले ना, जैसे तुमको दिया ए, दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ? ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। ए स्क्वायर निकाल दो। ए स्क्वायर निकालने के लिए इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। समझ में आना ये चीज? क्या होगा इनका मल्टीप्लीकेशन? तो प्रिंसिपल डायगोनल, अगर मान लो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो उसका प्रोडक्ट निकालने का भी बड़ा शॉर्टकट है। पूरा का पूरा मत करो, सीधे सीधे इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो क्या जाएगा यहाँ पर? ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। क्यूब लोगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब आ जाएगा। पावर 4 लोगे तो पावर 4 आएगा। पावर n लोगे तो क्या आ जाएगा? पावर n। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। हाँ, आई इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 याद आया ना? क्या होगा? ऑप्शन ए। इसीलिए तुम लोग ए बोल रहे हो क्या? यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। इधर पे ध्यान दो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये क्लियर एक बार चेक करके बताओ। a टू द पावर 4 है ना? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी? अगर a इज इक्वल टू इस तरीके का कोई मैट्रिक्स आता है ना, तो अगर मान के चलो a टू द पावर 4 करेंगे, ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो पावर 4 i में चला जाएगा। तो यहाँ i का पावर 4 0 0 और ये क्या हो जाएगा? i का पावर 4। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ।
ये हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा जब डायगोनल मैट्रिक्स है, ये याद रखना, हमेशा मत लगाते हैं। ये एलिमेंट अगर नॉन जीरो हुए ना तो ये प्रॉपर्टी मत लगाना, ठीक है। हाँ, तो I का पावर 4 कितना होता है? नहीं पता क्या? ये क्लास 11 में पढ़ते हैं। I स्क्वायर की वैल्यू -1। हाँ, तू तो बताएगा, तुम दोनों बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, मुझे बताओ I की पावर 4 कितना होता है? I की पावर 4 1 होता है। I की पावर 4 मतलब I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, है ना, मतलब -1 इंटू -1 मतलब कितना हो जाएगा 1। समझ में आई ये चीज? तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1001, A की पावर 4 का वैल्यू। A की पावर 4 जो मिला, हमें क्या मिल गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। मतलब ये ओवरऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर में कुछ भी हो वो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। इसका करेक्ट आंसर हो ये वाला। क्या ये क्लियर हो? बताओ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो। सर I की पावर में 0 होता है, -1 होता है, -i होता है, I की पावर 3 -i होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मेरे पेपर में इसमें को आना है। हमको भी लग रहा है आएगा अभी सारा क्वेश्चन वैसे दिखेगा, देख लेना। ये जो मैं 188 पेज का जो पीडीएफ बनाया हूं ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कि ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में आए होंगे कोई ना कोई। हाँ जल्दी बताओ, नहीं बनता है? सर फ्री है क्या? क्यों? रेड इसमें एक ही वैल्यू क्यों नहीं गिवन? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इनवर्स से मल्टीप्लाई कर। यस करेक्ट। तो पहले तो जो इक्वेशन गिवन है उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a बन जाएगा -3a इंटू a इनवर्स बन जाएगा प्लस i इंटू a इनवर्स बन जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू a इनवर्स बन जाएगा। समझ में आया क्या क्या पहला स्टेप? ये बोल रहा है कि 0 है, क्या लग रहा है? 0 ही लग रहा है। एक्चुअली जो जीरो मैट्रिक्स होता है ना उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये O नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका नॉर्मल अलजेब्रा में इक्विवेलेंस 0 ही होता है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? a -3, ये क्या बनेगा? I। गुड, ये बनेगा I। ये क्या बनेगा बताओ नेक्स्ट? a इनवर्स। कभी भी आइडेंटिटी मतलब 1 है, उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही मिल जाएगा। समझ गए? O मतलब जीरो मैट्रिक्स, उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे O बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, जीरो है मतलब। समझ गए ना ये चीज? अब यहां से A इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, तो A इनवर्स निकालने के लिए इसको उधर पे भेज देना, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -a, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3i। क्या ये आया बताओ जल्दी से। अब इसको कंपेयर कर लो जो आपको दिया हुआ है उससे, कंपेयर करो, कंपेयर करो, बताओ x क्या है y क्या है? x है -1 और y है 3, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हटा दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आ रहा ऑप्शन बी है। सबसे बन जा रहा है ना, हाँ सर, स्किप कर दो। ये तो सर नेक्स्ट भाई मत कर यार, सॉल्व कर ले, अगर तो दे तो आंसर हो जाएगा।
सॉल्व करो जल्दी। अभी क्या करेक्ट आंसर दिख जा रहा है, इसलिए तुम लोगों की गलती के चांसेस कम हो जा रहे हैं, नहीं तो गलती कर सकते थे इसमें 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 कई बार फॉर्मूला लगेगा तो आप बता देते। जो एक प्रूफ ऑप्शन वाला एमसीक्यू था उसमें जो था ना, हाँ एक्चुअल में ना यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है। पिछले बार में हमने उस ऑप्शन को टिक नहीं किया था, अगर याद होगा तो। याद है कि नहीं सबको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता। जब ये दोनों ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 9i स्क्वायर। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -12i इंटू ए। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +12a इंटू आई। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12a स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। ओह सॉरी 16, हाँ +16a स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम बन जाएंगे। i इंटू ए बन जाएगा, a इंटू आई क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। समझ गया ना ये चीज? इस वजह से इस केस में ये कट जाएगा, लेकिन वहां पर वो नहीं कटा था उस वाले क्वेश्चन में। याद है ना कौन सा बोल रहा हूँ? क्योंकि वहां पर ए बी और बी ए था, दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट यहाँ पर कोइंसिडेंटली इक्वल है। तो फाइनली यहाँ पर मिलेगा आपको 9i स्क्वायर, तो i ही होगा, -16 ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर i हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी सभी को। इसके बाद क्या होगा तुम लोग बताओ, कैसे निकालोगे? अच्छा एक की वैल्यू दी है क्या? ओके ओके, करो फिर सॉल्व आगे। सब्जेक्टिव सॉल्व करके बताओ। मैं एक्चुअली ऐसा कुछ सोच रहा था, जैसे इसको मैंने भेज दिया इधर पे और इसको भेज दिया इधर पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9i प्लस x स्क्वायर i। अच्छा माइनस, हाँ -x स्क्वायर i दैट इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। समझ में? अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, i कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा? ये 16a स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? अब एक की a स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सीधे a स्क्वायर पुट करो। a स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताओ? a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बताओ मुझे? 0 - 1 1 0। ये a की वैल्यू को कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू से ही तो a स्क्वायर निकलेगा ना। तुम क्या कर रही थी इसके बाद? आप जो मेथड बताया वो तो नहीं करेंगे। तो क्या की? फॉर्मूला लगाई और वैल्यू पुट करी। यहाँ पर हाँ a स्क्वायर निकाले होगे ना, कितना है? सवाल इस पर खत्म हो गया। और तुम लोग भी a स्क्वायर निकाले, कितना है? 1 0 माइनस 0 - 1 0। a स्क्वायर गलत निकाल रहा हूं मेरे ख्याल से। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही है? अच्छा ठीक है। और अगर इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लूं, क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। अरे इधर पे ध्यान दो, ये ऐसा है क्या बताओ?
इसको माइनस आई लिख सकते हैं ना, ये माइनस बाहर निकला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, मतलब माइनस आई। तो ये जो ए स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं माइनस आई। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो जल्दी। प्लस माइनस आएगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 16 आई। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों के आई के कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू माइनस 16 के इक्वल आ जाएगी। ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी प्लस माइनस 5। जल्दी बताओ क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तरीका नहीं पता, बताना है। बताओ क्या? अरे क्या गलती कर रहे, देख ले। ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले ऐसा कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 0, मतलब क्या आ जाएगा, समझ गया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0, मतलब क्या आ जाएगा 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 इंटू 0, मतलब क्या आ जाएगा 0। क्या ये समझ में आया? बता। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 0, नल मैट्रिक्स। अब अगर तुमको निकालना है ए की पावर 2023, तो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 2023। ये 2023 में आता है। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे, 0, तो ए की पावर 2023। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ जल्दी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था, मान लो आपको इसी तरह का ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे कि आपको ए स्क्वायर की वैल्यू 0 ना मिलके आई मिल जाए। सपोज जैसे अभी ए स्क्वायर 0 आया, मान लो क्वेश्चन का डेटा ऐसा हो कि ए स्क्वायर आई आया, और अगर आपको बोलता है ए रेस टू पावर 2024 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। 100 तो ये आई ही आ जाएगा, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर और पूरे की पावर में क्या लिख सकते हैं, 10, जो भी आएगा कितना आएगा, 1012, और ये आई हो गया, आई की पावर कुछ भी होगा वो क्या बन जाएगा, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ सही आंसर। अब रेड डॉट मत खोलने लगेगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, समझ लिया ना? वो ए प्लस ए ट्रांस हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, याद आया ना? ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं और डी भी नहीं होगा, तुरंत काट देना, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स क्यू बोल रहा है वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक ए और डी तो नहीं है, तो अब बी और सी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन उसको निकालने के लिए तरीका क्या था, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अप्लाई करो, बताओ आ गया?
बहुत टाइम लगा रहे हैं सर पी नहीं समझ में ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान है कि नहीं बताओ। जैसे अगर मान लो कि A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये याद है ना, जिसमें ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, इसको उसने P बोला है क्योंकि P कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, और ये वाले मैट्रिक्स को उसने क्या बोला है, Q, जो कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? तो Q निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, हाफ, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर में A, मैट्रिक्स A क्या है यहाँ पर 2054 माइनस A ट्रांसपोज, तो माइनस इसी का ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो 20 पहला कॉलम बन जाएगा, 54 दूसरा कॉलम बन जाएगा। क्या ये समझ में आया, बता दो। अब जब माइनस करने जाओगे तो हाफ, देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा, -5, 5 माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा, 5, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया मैंने क्या किया, 1/2 को डाल दो अंदर, तो देख लो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? P plus Q को P plus P dash नहीं लिख सकते? क्यों लिखना चाहते हो ऐसा, लेकिन लिख सकते हैं। नहीं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इसमें बोला ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमने दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में तोड़ा है, जिसमें P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और तुमको Q की वैल्यू निकालनी है। समझ में आई ये चीज? तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में तोड़ते हैं तो वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। P को P ट्रांसपोज लिख सकते हैं, Q को माइनस Q ट्रांसपोज लिख सकते हैं, लेकिन उससे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। प्रॉपर्टी तुम सही बता रही हो लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जल्दी आंसर चाहिए मुझे इसका। जल्दी करो। भाई बड़ा सिंपल है ये, देखो यहाँ पर क्या करना है तुम लोगों को, कुछ नहीं करना है, ये इनको इक्वेट कर देना। z 4 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा -3, y कितना हो जाएगा -1, और सबको ऐड कर देना। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। A option. कैसे? तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखो इसको, जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ, मैं बोर्ड में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। लिखो पहले a डैश इज इक्वल टू -a, समझ गए क्यों लिखे? फिर लिखो b डैश इज इक्वल टू -b, लिख लिया? फिर लिखो c इज इक्वल टू ab, c इज इक्वल टू ab। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आगे लिखो, उसके नीचे लिखो c डैश इज इक्वल टू c, c डैश इज इक्वल टू c। क्यों लिखा c डैश इज इक्वल टू c? क्योंकि वो क्या है, सिमेट्रिक।
अब पुट करो सी की वैल्यू, तो सी डैश मतलब क्या आ जाएगा, ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। क्या ये लिखा, ए बी होल डैश इज इक्वल टू ए बी लिखा। अब उसमें रिवर्सल लॉ लगाओ, ए बी होल डैश में रिवर्सल लॉ, सी डैश इज इक्वल्स टू सी, ए बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए बी। यहां तक किया कि नहीं, रिवर्सल लॉ लगाया, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए बी, क्या ये लगाया बताओ जल्दी। ठीक है, अब बताओ सही आंसर क्या होगा। इतना हिंट कर दिया मैंने, इसका सही आंसर हुआ सी। बी डैश की जगह पे क्या पुट करेगा, माइनस बी। ए डैश की जगह पे क्या पुट करेगा, माइनस डी। समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी। हाँ बता क्या बोल रहे, कॉमन नहीं, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। डन, सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो सॉल्व, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। इसका ट्रांसपोज निकालो, फिर इसी के साथ ऐड कर दो और इक्वल टू √3 आएगा तो cos minus sin cos. Cos 2 cos बस मेरी फ्रेंड कैसे करते हो भाई, फाइव बाय सिक्स ये ऐड करेगा, ये इधर भी हो जाएगा, फिर 2 को उधर भेज देगा तो √3/2 5 बाय 6 ऐड होगा ना, cos प्लस cos 2 cos cos स्क्वायर नहीं होगा, ये इसको क्या था cos स्क्वायर क्या होगा ना, ऑप्शन बी। और किसी का नहीं बना क्या, बन गया ना सबका, तो इसको प्लस किया हुआ इसके ट्रांसपोज के साथ, ट्रांसपोज में आया हुआ यहाँ पर cos x और इधर पे sin x और इधर पे आ गया होगा माइनस sin x और इधर पे आ गया होगा cos x। फिर जब प्लस किया होगा तो ये cos x मिलकर 2 cos x बन गया होगा, तो 2 cos x इज इक्वल टू √3 ऐसा आया होगा, यही आया ना, cos x इज इक्वल टू √3/2, √3/2 आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब होता है 5/6, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, स्किप कर दूं क्या, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है सिमिलर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 0 ऐसा है ही नहीं।
क्या वही तो पूछ रहा है, इक्वल टू क्या आएगा? सर आई आ रहा है। अच्छा, ऐसा पता नहीं आई को आ रहा है। मेरा तो I-2 में आ रहा है। मेरा तो आई आ रहा है, आज आ रहा है ना? सही है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना। समझ में आएगा? ये बताओ, आई स्क्वायर क्या होता है? आई। ए स्क्वायर क्वेश्चन में दिया कितना है? a प्लस ये हो जाएगा 2a माइनस 3a। ये स्टेप समझ में आएगा? बताओ, काट दो, क्या बचेगा? आई हटा दो। नेक्स्ट, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार। इसके ना 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें एमसीक्यू में मैट्रिसेस के। ऑलमोस्ट अगर देखोगे ना मैट्रिसेस के हर क्वेश्चन पेपर में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मिला के 4 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, 4-5। हाँ, दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स। ये भी सिर्फ मैट्रिसेस है, मैं सेपरेट किया हूं इसमें। अभी डिटरमिनेंट मिक्स कर देंगे तो थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 होगा, 3 क्रॉस 1। क्या लग रहा है? देखो ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 1/3। 1/3। ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। तो प्रोडक्ट जो आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/1। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट होगा, करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन डी ही एक मात्र 1/1 वाला मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैट्रिक्स नहीं, वो स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट। हटा दो इसको, एमसीक्यू हटा दो, तो बोल दे हटा दे दो। ये पूरे एमसीक्यू अभी लाइन से हाँ, ये वाला क्वेश्चन कम्यूटेटिव लॉ की बात करें, ए बी और बी ए। चलो जल्दी सॉल्व। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 24। नहीं बन रहा है? इन दो नहीं बन गया। मेरा ऐसा बन गया है। हाँ तो गया है, वो भी ए बी प्लस बी है। और किसी का नहीं बना? बन गया। लिखो जल्दी। आपके बन गया। क्या क्या लिखोगे? पहली लाइन क्या लिखोगे? इज इक्वल टू माइनस ए। लिखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ए होगा ना सिमेट्रिक। अच्छा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल, सॉरी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और सी इज इक्वल टू ये ले लेना ए बी। और क्या प्रूव करना है उसको? सिमेट्रिक। तो कैसे करोगे? सी डैश इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली जो पिछला क्वेश्चन था वही करना है और हो जाएगा। बिना सी ये करेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हटा दो फिर इसको। यस सर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन यार एनसीईआरटी का ये बनता है कि नहीं बताओ? बन जाता है ना? इसको कर लेना एक बार, मेक श्योर, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आने का चांस तो कम है, लेकिन आएगा ना तो 5 मार्क्स के लिए भी आया है। 5 मार्क्स के लिए आया है, मतलब समझ गए ना? नेक्स्ट,
16 और 17 बन जाएगा। हाँ, ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर मिक्स करके रखे हैं। ये क्वेश्चन बन जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद है जो लीनियर अलजेब्रा में करते थे, बस ये वही करना है। और मैट्रिक्स ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा मेरे ख्याल से। ये कौन सी ईयर में 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। 86 ए गिवन है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, कर ही लोगे। ये वाला क्वेश्चन हाँ हो जाएगा। ये मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। ये रो और ये 1:1:3 और हो जाएगा ना, वो 1 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लेंगे, बी को 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स सॉल्व करके दिखाओ। 3 ऑर्डर। इसका आंसर का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1 इसका आंसर का ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर पूछना। हाँ 1 क्रॉस 3 1/3 होगा नहीं, ये बच्चे बार होगा। बस यही होगा, कैसे करना है? देखो इधर तुम लोग बहुत आलसी हो, मैं ये बता रहा हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इक्वल टू सी हो गया। आलसी क्यों हो? देखो तुम लोग ये भी नहीं लिख रहे हो कि ए का ऑर्डर क्या है। लिखो ना इधर वाले क्या है, क्या है ए का ऑर्डर? 3/1। सी का ऑर्डर क्या है? 3/3। क्या ये क्लियर हो गया? अब बी का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1/1। और यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 3। तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। समझ गया? बोला था क्या? ठीक है। अब इसके बाद आगे बना पाओगे कि नहीं? जैसे इसको ले लोगे 1 4 -2 और बी जो है वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा, उसको ले लेना ए बी सी, फिर उसके इक्वल्स टू दिस, फिर इक्वेशन सॉल्व कर। हटा दो फिर इसको मैं। ये वाले भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन। क्या हो, बोर हो गए? खत्म कर दोगे? आईपी हो गई। तो ये ऑलमोस्ट होने तो आगे एक बार देख लो एक एक करके क्वेश्चंस। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये पूरे डिटरमिनेंट से बनने वाले क्वेश्चन है। हालांकि 5 मार्क्स में मैट्रिसेस से नहीं आएगी, डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है। और ये भी डिटरमिनेंट, ये क्वेश्चन एक है 5 मार्क्स में। देखो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, याद है क्या? मैट्रिक्स में है, डिटरमिनेंट में नहीं है। एफ अल्फा दिया हुआ है, एफ माइनस बीटा जो है वो निकाल के मल्टीप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कर लेना है इसको। ये क्वेश्चन कर लेना 3 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए। हाँ ये 5 मार्क्स के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू आई करना होगा। ये वाला इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखिए तो अब इसको कंप्लीट कर लेना, 88 पेजेस है, 2-3 घंटे लगेंगे, हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इसके बाद तुम लोगों को ना ज्यादा देखना भी पड़ेगा मैट्रिसेस चैप्टर को, ठीक है। एंड क्लास बहुत बढ़िया, तो बढ़िया। अच्छा इंपॉर्टेंट बता दो जो भी करना अच्छे से करना, जो भी चैप्टर कर रहा है वो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना, एकदम अच्छे से कर लेना। मैं ये सजेस्ट करता हूं। वेक्टर 3D तेरे को समझ में आया है, बन जाता है, उसी को करना और ऐसा करना है कि उसका हर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ तो इसको कर लेना प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम अच्छे से कर लेना। और अगर इंटीग्रेशन पढ़ना चाह रहा है तो इंटीग्रेशन में सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से कर सकता है।
टेस्ट का टेस्ट बता रहा हूँ